स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और केमिस्ट्री में अवधारणाएं पढ़ा रहे थे, मूल अवधारणाएं। हम देख रहे थे, ज़रा पीछे से 2-3 लाइनें पीछे कर लेते हैं। दूसरी संस्कृतियों विशेषकर चीनी और भारतीय में अपनी अलग एल्केमी परंपराएं थीं, जिनमें रासायनिक प्रतिक्रम और तकनीक की जानकारी अधिक थी। यानी हमारे देश में और एल्कीमी कीमिया से टेक्निक ज़्यादा अच्छी थी यूरोप के मुकाबले। पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था। इनमें धातु कर्म, धातु को उसके ऑक्साइड, सल्फाइड, सिलिकेट आदि से अलग करना धातु कर्म कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। मेटलर्जी, ठीक है। औषध, कांतिवर्धक, कांतिवर्धक हो गया खूबसूरत होना, औषध, दवाइयाँ, मेडिसिन, कांच, रंजक, डाई सम्मिलित थे। सिंध में सिंध, लंकाना, मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा में की गई योजनाबद्ध खुदाई से सिद्ध होता है कि भारत में रसायन के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। पुरातात्विक परिणामों से खुदाई में जो हमें मिलते हैं अवशेष, रिमेन्स, उनसे सिद्ध होता है कि निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग होता था। मिट्टी के बर्तन का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इससे प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम माना जा सकता है, जिसमें वांछनीय गुण जो चाहिए, विच रिक्वायर्ड, वांछनीय मतलब विच रिक्वायर्ड, जो चाहिए, विच रिक्वायर्ड प्राप्त करने पदार्थों को मिलाकर ढाला और अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के, ग्लेज चमकीले मिट्टी के बर्तनों का अवशेष प्राप्त कर निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया है, जिसमें चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर मिलाया जाता है। हड़प्पा के लोग फेंस बनाते थे। फेंस एक प्रकार का कांच होता है। क्या होता है, याद कर ले, फेंस क्या होता है? फेंस एक प्रकार का कांच होता है। और तांबा जैसी धातु पिघलाकर फौर्दन विधि द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाते थे। फौर्दन मतलब धातु पिघलाकर मोल्ड करना, साइज में डालना। वे टिन और आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता सुधारते थे, ठीक है। दक्षिण भारत में मास्की, मास्की आंध्र प्रदेश और कर्नाटक बीच में है मास्की। उत्तर भारत में हस्तिनापुर, तक्षशिला, बताइए तक्षशिला कहाँ पर है? हस्तिनापुर दिल्ली और मेरठ के पास, तक्षशिला गांधार में कांच की वस्तु प्राप्त हुई है। कांच और गिलेस को रंगने के लिए धातु के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। भारत में तांबू के धातु क्रम का प्रारंभ उपमहाद्वीप में ताम्र युग के प्रारंभ से शुरू हो गया था। अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं जिनसे इस बात को बल मिलता है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई। तो भारत में ही विकसित हुई है, ठीक है, तांबे और लोहे के निष्कर्षण। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BCE, BC होता है बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। कॉमन इरा यानी जो हमारा जो कैलेंडर चलता है उससे पहले की बात हो रही है, ठीक है। चर्म संस्करण, खाल का शुद्ध करना, सही करना और कपास को रखने कार्य होता था। उत्तर भारत में काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जाता था। यह अब भी एक रासायनिक रहस्य। इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है। पुराने वैदिक साहित्य में वर्णित अनेक पदार्थों और कथन आधुनिक विज्ञान खोज से मेल खाते हैं। तांबे के बर्तन, लोहा, सोना, चांदी का आभूषण और टेराकोटा चित्रकारी किए हुए मिट्टी के फैसिलिटी बर्तन। टेराकोटा होता है जो आपकी मिट्टी वाले हल्के से रेडिश कलर के, मैजेंटा कलर के जो बर्तन होते हैं उसे टेराकोटा कहते हैं। चित्रकारी किए हुए मिट्टी के स्लेटी बर्तन, स्लेटी ग्रे कलर उत्तर भारत के बहुत से पुरातन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत संहिता साइंस की किताब बहुत इंपॉर्टेंट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता में मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, सुश्रुत संहिता में केमिकल का है, साइंस का है। क्षारकों का महत्व समझाया गया। चरक संहिता पुरातन काल के उन भारतीयों को उल्लेख जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और तांबे, टिन और जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट और सीधे लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। तो रसोपनिषद में, रसोपनिषद, रस मतलब मैंने कहा कीमिया अरबिक वर्ड है और रसोपनिषद हमारा है, ठीक है। कीमिया से केमिस्ट्री बनाई है यूरोप वालों ने, बीच में मिडिल ईस्ट है।
बारूद बनाने का विवरण, तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, सॉल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है, पटाखे जो बनाए थे आप। नागार्जुन एक भारतीय महान वैज्ञानिक हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे इनके बारे में। नागार्जुन वे विख्यात रासायनिक थे, अल्केमिस्ट थे, धातु विज्ञान थे, उनकी रचना रत्नाकर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लें। पारे के यौगिकों से संबंधित है, पारे के यौगिकों को अमलगम कहा जाता है। उन्होंने धातु जैसे सोना, चांदी, टिन और तांबे के निष्कर्षण की भी विवेचना की है। इनको शुद्ध करके रूप में प्राप्त करना, मेटलर्जी करना, वही धातु कर्म। 800 सी के आसपास एक पुस्तक रसा रनवम आई है, 800 सी के पास एक पुस्तक रसा रनवम आई है। इसमें विभिन्न प्रकार की भट्टियों, अवनों और क्रूसिबलों का अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई है। भट्टी छोटे छोटे अवनिय होते हैं, क्रूसिबल जिसमें पकाया जाता है, विवेचना की गई है। इसमें उन विधियों का वर्णन दिया है जिनसे ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जाता है। अगर जलाएं और ज्वाला अलग आए, हम केमिस्ट्री में देखेंगे कि ज्वाला के रंग से हम पहचानेंगे कौन सा केमिकल है। ककरपाणी ककरपाणी ने मर्क्यूरी सल्फाइड की खोज की, वेरी इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरी सल्फाइड की खोज करने की। साबुन का खोज का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है, साबुन। उन्होंने साबुन बनाने के लिए सरसों के तेल और कुछ क्षार का उपयोग किया था, सरसों तेल और कुछ क्षार। भारत ने 18वीं शताब्दी सीए में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। कब हुआ है? 18वीं शताब्दी सीए में। साबुन बनाने के लिए अरंड का तेल, अरंड, कैस्टर ऑयल, महुआ के बीज, ठीक है, आते हैं, गाँव में होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। अजंता और एलोर की दीवारों पाई गई चित्रकारी जो अनेक वर्षों बाद में नहीं दे सकती, पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान शिखर पर होना सिद्ध करती है। वराह मिहिर की विरत संहिता इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। वराह मिहिर की कौन सी किताब है? विरत संहिता, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, एक प्रकार का विश्वकोश है, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें वो दुनिया के बारे में जानती है। इनकी दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थों बनाने की जानकारी है। दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लसदार पदार्थों बनाई जाने की जानकारी। इससे क्या होता था? सील, पानी आने की रुकावट होती थी। जो आपके दालों को पीस कर लगाया था, अभी तक कुछ जब तक लिंटर का काम नहीं हुआ तो लिंटर के बगैर दालों को पीस कर और चूने पत्थर के साथ, लाल लाई के साथ लिंटर बनाए जाते थे। फलों और बीजों और छालों को दोस्तों बनाया जाता है, इन्हें जुबाल का गाढ़ा करने के बाद उनमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते हैं। रेजिन जो होते हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, केमिकल होते हैं। ऐसे पदार्थों विज्ञान से परीक्षण करने पर उनकी उपयोगिता आकलन करना रोचक होगा। चलिए फिलहाल बेटा अथर्ववेद, जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंथों में अथर्ववेद, 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना है, और अथर्ववेद। ग्रंथों में रंजकों वर्णन है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। 4 वेद हैं सनातन धर्म में। इनमें हल्दी, मदेर, सूरजमुखी, हड़ताल, करमीज और लाख शामिल हैं। लाख जानते हैं, मदेर इंटरनेट पे देखें, आपको समझ में आ जाएगा। हड़ताल रंगने गुण वाले कुछ अन्य पदार्थ जो उपयोग में आते थे वो थे कमपलासिका, पतंगा, जटुका आते थे। वरामिहिर की विरत संहिता में इत्र तथा कांति वर्धक, कांति तो जानते हो, मैंने कहा खूबसूरत होने के लिए, तो इत्र खुशबू के लिए। केश रंगने का रंग बांधने के लिए पौधा जैसे नील तथा खनिज जैसे लौचून, काला लोहा या स्टील तथा चावल, खट्टे दलिये का अम्लीय सत्व उपयोग किया जाता था। गंध युक्त में, स्मेल में इत्र, मुख श्वासित, मुंह जो सौंफ खाते हो आप, मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए सौंफ या मिंट खाते हो। नहाने के पाउडर, सुगंध और तेल का पाउडर का उल्लेख है। बाद में इस अवधारणा का आगमन की द्रव्य अविभाज्य कणों में बनता बीसी की अंतिम सदी में दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। 600 बीसी में जन्मे, ये तो आप 9 पढ़ चुके हो। 600 बीसी में जन्मे आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, परमाणु सिद्धांत के प्रस्तावक थे। परमाणु का सिद्धांत दिया था, लेकिन दर्शन था वैज्ञानिक बाद में मिलेगा। उन्होंने अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रदान किया। इन कणों को उन्होंने परमाणु, एटम के समतुल्य नाम दिया। उन्होंने वैशेषिक सूत्र पुस्तक लिखी। तो आपका नाम याद कर लें, कौन सी पुस्तक में लिखा है, नाम क्या है? महर्षि कणाद, वैशेषिक पुस्तक। उनके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह जिन्हें परमाणु कहते हैं, ये अनादि अनंत अविभाज्य गोलाकार अति सुगुणमयी मूल अवस्था में। अनादि अनंत जिसका एंड नाउ, अविभाज्य जिसको भाज्य ने किया है, गोलाकार तो गोलाकार होता है, अति गुणग्राही, सारे गुण इसके अंदर होंगे जो भी पदार्थ हो, मूल अवस्था में, शुरुआती अवस्था में गतिशील होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अकेली इकाई का बोध मनुष्य के किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं होता है। यानी कोई भी सेंस, 5 सेंस होती हैं, उन सेंस द्वारा निकलते, चखकर, सुनकर, देखकर। कणाद ने ये बताया कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, पदार्थों के विभिन्न वर्गों अनुसार इनमें भी भिन्नता होती है। उन्होंने कहा कि अन्य संयोजन अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं।
2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं। उन्होंने सिद्धांत की अवधारणा जॉन डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले की। जॉन डाल्टन ने कब किया है? 1766 में। उन्होंने कब की है? 1766 से 2500 साल पहले। चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोगों के उपचार का विवरण दिया। कड़ों के आकार को छोटा करने की संरचना विवेचना चरक संहिता स्पष्ट है। कड़ों के आकार को छोटा करना, पीस के बारीक करना। स्पष्ट रूप से कड़ों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं आज के समय में। चरक संहिता धातु नैनो टेक्नोलॉजी 10 की पावर 9 के बराबर होता है। जब 1 मीटर में 10 की पावर 9 कर दो तो नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नैनो, उससे छोटा पिको होता है 12। चरक संहिता धातु के भस्मों का उपयोग क्या था? भस्म वही होते हैं क्षार। उपचार में किया जाने वाला, अब ये सिद्ध हो चुका है भस्मों में धातु नैनो कण होते हैं। अब ये सिद्ध हो चुका है कि भस्मों में धातुओं के नैनो कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण पार्टी होते हैं। एल्केमी क्षीण हो जाने पश्चात औषध रसायन स्थिर अवस्था पहुंच गया, परंतु 20वीं शताब्दी पाश्चात्य वेस्टर्न यूरोपियन चिकित्सा शास्त्र के आने और उसका प्रचलन होने से ये भी क्षीण हो गया। इस प्रकृति रोग काल में आयुर्वेद पर आधारित औषध अध्ययन का अस्तित्व बन रहा। आज भी आप जो अपनी दवाइयाँ बीमारी हैं वो आयुर्वेद के साथ करते हो तो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हो, और केमिकल एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी में करते हो। परंतु ये भी, अगर कोई टिपिकल बीमारी है तो उसका यूज़ करो, लेकिन बाकी जगह घरेलू या आयुर्वेद का इस्तेमाल करना बेहतर है। धीरे धीरे शुरू होता गया, कमजोर होता गया। नई तकनीक सीखने और अपनाने भारतीय को 100 से 150 वर्ष का समय लगा। इस समय बाहरी उत्पाद देश में प्रवेश करके परिणाम स्वरूप देशज पारंपरिक तकनीक धीरे धीरे कम होती है। भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे तथा आधुनिक रसायन का विकास होने लगा। आधुनिक रसायन यूरोपीय वैज्ञानिक चालू हो गए। उपरोक्त वर्णन से आपने जाना कि रसायन द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा परस्पर। कौन कौन? रसायन द्रव्य के, रसायन पदार्थ के संगठन, बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर, कैसा शेप है, संगठन में कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन है, गुणधर्म क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या खासियतें हैं, क्या क्वालिटीज हैं, परस्पर क्रिया कैसे रिएक्शन करेगा से संबंधित है। पदार्थ के मौलिक अवयव परमाणु तथा अणुओं के माध्यम से अच्छी प्रकार समझा जाता है। यही कारण कि रसायन विज्ञान परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान क्या है बेटा? हमारा तरीका वही है, पेंसिल लेके बैठे, एनसीईआरटी लेके बैठे और ऐसे मार्क करते हैं दिमाग में। क्या हम इन कणों को देख सकते हैं, उनका भार माप सकते हैं, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? क्या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो क्या हम इन कणों की संख्या उनके द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक होता है फॉर्मूला, नंबर निकालना, मात्रा निकालना, ठीक है। और गुणात्मक होता है सिर्फ गुण बताना, अच्छा बुरा गुणात्मक हो गया, मात्रात्मक हो गया, 4 है, 10 है, 50 है, क्या है ये मात्रात्मक हो गया। तो पहले मात्रात्मक के संबंध आ जाए। इन कणों की संख्या उनके द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध यानी फॉर्मूला, एक कैलकुलेशन, एक गणितीय निगमन प्राप्त कर सकते हैं। इस एकक में, इस चैप्टर में, यूनिट में हम ऐसे ही कुछ पिछले उत्तर जानेंगे। हम यहाँ पर ये भी वर्णन करें कि पदार्थ के भौतिक गुण को उपयुक्त इकाई सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। रसायन विज्ञान का महत्व। विज्ञान में रसायन विज्ञान महत्व हो गया जो प्राय विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यापारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली, कहाँ हो रहा है? सिद्धांत व्यावहारिक उपयोग मौसम विज्ञान, मस्तिष्क कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन, उर्वरकों, खाद, क्षारों, बेस, अम्ल, साइड, लवर सॉल्ट, बहुलक, पॉलीमर्स, रंग, दवाओं, साबुनों, अपमार्जक, डिटर्जेंट, धातुओं, मिश्र धातुओं, अलॉय, मिश्र धातुओं को अलॉय कहते हैं। साहित्य में भी सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के हेतु भोजन, स्वास्थ्य, सुविधा की वस्तुओं, अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न उर्वरकों, जीवाणुनाशकों तथा कीटाणुनाशकों उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके कुछ उदाहरण है। रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधों के निष्कर्ष की विद्या बनाता है, उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। ऐसे औषध में ड्रग्स, दवाइयाँ, कोई ड्रग्स नहीं बेटा, ड्रग्स में दवाइयाँ होती हैं। के उदाहरण है कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ जैसे सिस, प्लाटिन, टैक्सोल। वेरी इंपॉर्टेंट है कैंसर में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं। और एड्स से ग्रस्त रोगियों को उपचार होने वाली एजिडोथाइमिडिन औषध, नाम क्या है? एजेक्टी बोलते हैं शॉर्टकट में, एजिडोथाइमिडिन, ठीक है। एजेक्टी टाइम है एड्स में, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों नोट कर लें। रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में अत्यधिक योगदान देता है। रसायन विज्ञान को बेहतर जानकारी होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय मैग्नेट्स के साथ विद्युतीय करंट और प्रकाशीय ऑप्टिक्स, प्रकाश, लाइट, करंट, प्रकाश के गुणधर्मी पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है, प्राप्त करना, बनाना संभव हो गया है, जिसके फलस्वरूप अतिचालक, सुपर कंडक्टर, सिरेमिक, सुचालक, कंडक्टर, बहुलक, पॉलीमर्स, प्रकाशीय फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, जिससे आपका इंटरनेट आता है, सब कुछ आपका तंतु, ऑप्टिकल फाइबर,
जैसे पदार्थ संश्लेषित किए जा सकते हैं। रसायन विज्ञान में उपयोगी वस्तु जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, डाई, बहुलक आदि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की। उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। काफी लंबा चैप्टर हो गया मुझे लग रहा। चलिए नहीं, नोट कर लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में ओजोन अवक्षय हुआ है। ओजोन परत में ओजोन का कमी हुई है। ओजोन CFC से जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उत्पन्न करने वाले पर्यावरण प्रदूषक एनवायरमेंटल पॉल्यूटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पदार्थों विकल्प हमने ढूंढ लिया है। इसकी जगह हम हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोकार्बन हमारे ओजोन डिप्लेशन को खराब नहीं करता, ओजोन अवक्षय को रोकता है। सही कर लिए गए, परंतु अभी पर्यावरण की अनेक समस्या रासायनिक विधों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है, जैसे ग्रीन हाउस गैसें, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। सबसे ज़्यादा मैथेन है, लेकिन मैथेन का इतना निर्माण हमने नहीं करा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा वजह बना हुआ है ग्रीन हाउस गैस की। सबसे ज़्यादा मैथेन और जलवाष्प होता है, लेकिन जलवाष्प मैथेन ज़्यादा नुकसान नहीं करती, क्योंकि उसका परसेंटेज हमने जितना है उतना ही है, ज़्यादा बढ़ाया नहीं। रसायन विधों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर बड़े स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग। एंजाइम्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर आपके क्या है, केमिकल बैलेंस करते हैं, बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं, एडजस्ट करते हैं पूरी बॉडी को और कंट्रोल कर रखते हैं। मोहक पदार्थों को उत्पादन, नवीन मोहक जो खूबसूरत दिखें, अच्छे लगें। पीढ़ी के लिए कुछ बौद्धिक चुनौतियाँ, यदि माइंडेड इंटेलेक्चुअल चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ सामना करने के लिए हमारे देश में विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक, ब्रिलियंट और सृजनात्मक, क्रिएटिव रसायन विधि की आवश्यकता है। एक अच्छा रासायनिक बनने के लिए तथा इस चुनौती को स्वीकारने के लिए रसायन की मूल अवधारणा समझना आवश्यक है, जो कि द्रव्य की प्रकृति से प्रारंभ होती है। द्रव्य क्या होता है, आइए हम द्रव्य प्रकृति प्रारंभ करें, कल को करेंगे।